नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप सभी का स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करें कि किस प्रकार से लोगों के मन में संस्कृति और संतों के विरुद्ध आज एक विषैले बीज से बोए जा रहे हैं। ये विषैले बीज आपके मन पे किस प्रकार असर करेंगे, हम आपको बताते हैं। कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार से नई नई कहानियाँ बनाकर आपके मन पर एक प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार उन्हीं बातों को जो कि तथ्य से हीन हैं, उन बातों को बार बार लोगों को बताकर इस बात से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि वास्तविक सत्य है, उससे आपको भ्रमित किया जा रहा है। इन बातों का आपके मन पर किस तरीके से असर पड़ता है, बार बार एक ही झूठ को सुनने से किस प्रकार वो सच सा लगने लगता है, ये मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से बेहतर और कौन जान सकता है। ऐसी ही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल ने इस बात को बहुत ही गहराई से समझाया है। परम पूज्य बापूजी को एक क्रमबद्ध सुनियोजित साजिश के तहत किस तरह फंसाया जा रहा है और लोगों के मन में किस तरह विषैले बीज बोए जा रहे हैं, यह एक मनोविज्ञानी से बेहतर कौन समझ सकता है। हिंदू संस्कृति के एक मजबूत स्तंभ को किस तरह तहस नहस करने की साजिश हुई है, किसे मोहरा बनाने से लोगों के मन पर कुप्रभाव डाला जा सकता है, इसे भी स्पष्ट कर रही हैं गोंदिया की मनोवैज्ञानी डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल। संत श्री आसाराम जी बापू के लिए इस समय जो मैटर चल रहा है, रादर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसको किस तरीके से प्री प्लान किया गया है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रखते हुए, ये एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर बनाया है, कुछ 8 मेन पहलुओं को उजागर करते हुए, जो कि आपको समझने में मदद करेंगे कि क्या क्या चीजों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है ताकि ये एक प्रभावशाली तरीके से साजिश को सच का रूप दिया जा सके। इस पूरे षड्यंत्र में सबसे पहला पॉइंट है टारगेट पॉपुलेशन, अर्थात किसे लक्ष्य बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना जरूरी है टारगेट पॉपुलेशन। इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में टारगेट पॉपुलेशन बनाई गई है हमारे समाज की एजुकेटेड अवेयर क्लास, एलाइट क्लास और मेनली युवा वर्ग। दूसरा पॉइंट है टॉपिक ऑफ कॉन्स्पिरेसी, अर्थात षड्यंत्र का विषय क्या हो। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, ये हमारे देश की इस समय ज्वलंत समस्या है और इसी को इन लोगों ने मेन टॉपिक ऑफ अटैक बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई बहुत बुरी तरीके से आहत है और इसे तुरंत रिएक्ट करके इसका विरोध दर्शाना हर कोई बहुत जरूरी और आसान समझ रहा है। तीसरा पॉइंट है पूरे षड्यंत्र में उपयोग की गई रणनीतियां। जब भी कोई इस तरह का मैटर प्लान किया जाता है तो उसमें कन्विंसिंग, परसुएडिंग, इन्फ्लुएंसिंग जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से आपके सामने तथ्यों को रखते हैं, वो टोटली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। चौथा पॉइंट है एग्जीक्यूशन, अर्थात इन रणनीतियों को किस तरह अमल में लाना। इसमें डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ में सारे मैटर को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप देखते हैं तो जो भी एंकर्स होते हैं टीवी पेड मीडिया चैनल्स के जो होते हैं, जब आपके सामने बोलते हैं तो आप उनकी बात करने के तरीके को देखिए, वो आपके ऊपर हावी होकर बात करना चाहते हैं। वो जस्ट एक रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता है, बल्कि वो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं, कन्विंस कराना चाहते हैं। इस डोमिनेटिंग टोन में वो बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी, वही बात है कि बार बार वो उसी चीज को रिपीट करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो पिक्चर होता है या जो बात होती है उसको बार बार दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाते हैं, जो कि हमें ऐसे प्रभावित करते रहती है कि शायद ये सच तो नहीं। पांचवा पॉइंट है लैंग्वेज, अर्थात किस तरह के शब्द उपयोग में लाना। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मार्क किया होगा, जो पेड मीडिया चैनल्स है, जो थोड़ी सी न्यूज को बहुत ही एक्टिवेटेड तरीके से बताते हैं, वो वर्ड्स कैसे यूज करते हैं कि संगीन, वारदात, गिरोह, बड़ा खुलासा। जब हम वारदात, गिरोह, संगीन, इस तरीके की एक बड़ा खुलासा, इस तरीके के वर्ड्स जब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली
हमें लगता है कि ये कोई क्रिमिनल चीजों से रिलेटेड न्यूज है। छठवां पॉइंट है आधारहीन कहानियां, स्टिंग ऑपरेशंस और संबंधित तथ्यों को दिखाना। ऑल ऑफ ए सडन कोई स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन ये पता चलता है कि बापूजी के आश्रम में अफीम की खेती होती है। दिस इज ऑल सिली, इसका कोई बेस ही नहीं है। लेकिन बापूजी के इस पूरे मैटर को और भी ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए, इस मैटर को और भी ज्यादा खींचतान के, कुछ और लाग लपड़ लगा के बताने के लिए सब बेसलेस स्टोरीज बनाई जाती हैं। सातवां पॉइंट है मेजर टूल्स, अर्थात उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख उपकरण। टेक्नोलॉजी का बहुत हैवी यूज है फ्रेंड्स। अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे क्लिपिंग्स जो होती हैं वो तोड़ मरोड़ के बनाई जाती हैं। इसमें हैवी टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज की जाती है कि कभी हम देखते हैं कि बापू की आवाज में कोई फोन रिकॉर्डिंग टैप की हुई दिखाती है। वो सब कुछ मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा किन लोगों का यूज किया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पॉपुलेशन हमारे समाज की जो वीकर मेंटालिटी के साथ में है, जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ में रहती है, जो कि इजीली किसी के प्रलोभनों में आ जाती है। या तो वो डर के बोलती है या वो किसी के प्रलोभन में आके बोलती है। उन लोगों को टारगेट बना के यहाँ पर सामने लाया जा रहा है, उनसे इल्जाम लगवाए जा रहे हैं जो कि टोटली फॉल्स है, जिनका कोई आज तक सबूत नहीं मिला है और जिनका कोई बेसिस ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी जो कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो लोग आरोप लगाए वो भरसक कोशिश हो कि बापू के साधक परिवार में से हो, क्योंकि जैसे ही कोई आरोपी बापू का साधक रह चुका है ये बोलता है तो उसकी रिलायबिलिटी क्वोशंट अपने आप ही बढ़ जाती है। और आठवां एवं अंतिम पॉइंट है क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, अर्थात एक तरह का मनोवैज्ञानिक माहौल बनाना। क्या हो जाता है, जिस भी समय बापूजी की बेल होने वाली रहती है, जिस भी बेल की सुनवाई होने वाली रहती है, जस्ट उसके पहले दिन हमें न्यूज मिलती है कि धमकियां मिल रही है। कहीं से हमें न्यूज मिलती है कि कंप्लेंट आई है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है पेरेंट्स को एंड लड़की को। व्हाट इज दिस? कभी भी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और ये कैसे हो सकता है कि जस्ट उस दिन के पहले ही ये होगा। इसीलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जी हाँ, आप देखेंगे संत आशाराम जी बापू के विषय में जब भी उनके केस की सुनवाई शुरू होने वाली होती है तभी नए नए लोगों के द्वारा नई नई स्टोरियां बनाकर चैनलों पर चलाई जाती हैं। आशाराम जी बापू को भरसक प्रयास किया जाता है उनको बदनाम करने का। उनके बारे में नई नई बातें, नई नई कहानियों को लेकर नए नए लोग सामने आते हैं। आप इस बात पर कभी गौर करें कि जब भी सुनवाई होती है तो उससे एक रात पहले ही या तो एक दिन पहले ही काफ़ी जोर दिया जाता है इन बातों को। कहीं ना कहीं ये आपके मन पर इन बातों को गहराई से डालने का प्रयास करते हैं जो कि सत्य से बिल्कुल अलग होती हैं। सच्चाई को यदि आप जानने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वास्तविकता तो इन बातों से बिल्कुल अलग ही होती है। जैसे कि पूज्य बापूजी के लिए बीमारी के विषय में काफ़ी उछाला गया था। बार बार महिला वैद करके चैनलों पर चलाया जाता है या फिर कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, चाहे पुलिस के क्षेत्र में हो या फिर देश की रक्षा में, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टरी के क्षेत्र में हो। तो महिला वैद्य के होने में क्या परेशानी है? पूज्य बापूजी को पिछले 13 सालों से एक भयंकर बीमारी की पीड़ा होती है। उस बारे में नीता वैद्य तथा और भी कई वैद्यों से पूज्य बापूजी का इलाज चल रहा है। आप और हम जानेंगे कि किस प्रकार से पूज्य बापूजी को इस बीमारी की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इस बारे में बता रही हैं वैद्यराज नीता बहन, जो कि पूज्य बापूजी का पिछले 13 सालों से इलाज कर रही हैं। A to Z से एक खास मुलाकात में आश्रम के वैद्य नीता बहन ने ऐसे कई पहलुओं पर प्रकाश डाला जिसे पेड मीडिया तंत्र ने कभी दिखाना उचित नहीं समझा। बापूजी की बीमारी के बारे में कुछ बताइए कि बापूजी को क्या बीमारी है और कब? बापूजी को लगभग पिछले 13 से 14 वर्षों से सिर के दाहिने हिस्से में इस तरफ भयंकर पीड़ा होती है। सतत घूमने से, जागरण से, सतत संभाषण से
अथवा जलवायु के परिवर्तन से ये पीड़ा कभी कभी भयानक रूप लेती है। इसे मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा गया है। ट्राइजेमिनल नर्व ये एक 5th क्रैनियल नर्व है जिसके 3 ब्रांचेस है, एक मैक्सिलरी, दूसरी मैंडिबुलर और तीसरी ऑसिपिटल। तो ये इसकी 3 शाखाएं होने के कारण इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी भी कहा जाता है। और चूंकि यह दर्द इस नाड़ी से संबंधित है तो इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी शूल कहा जाता है। आयुर्वेद ने इसे अनंत वात कहा है और इसकी जानकारी अगर आप आयुर्वेद से लेना चाहे तो चरक संहिता, माधव निदान और अष्टांग संग्रह में शिरोरोग नामक प्रकरण में विस्तृत जानकारी आपको इसकी मिल सकती है। और बाकी मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इतनी वेल नोन बीमारी है कि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन अथवा आपके ये जो वेबसाइट्स है इस पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। नीता जी, जैसा कि जोधपुर पुलिस ने बापूजी के टेस्ट कराए हैं और जोधपुर पुलिस का ये दावा है कि जितने भी टेस्ट बापूजी के हुए हैं वो सब उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये साबित करे कि बापूजी बीमार हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब हमने ये याचिका न्यायालय में दाखिल की थी तभी मैंने न्यायाधीश से निवेदन किया था कि ये बीमारी किसी भी प्रकार के MRI अथवा CT स्कैन के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या इसके लिए मेडिकल बोर्ड की स्थापना की जाए। मैंने कहा था अवश्य करें। तो उस मेडिकल बोर्ड में जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोसर्जन्स थे, जो भी उन्होंने प्रस्तुत किए होंगे, तो वो लोग भी ये निश्चित रूप से जानते हैं कि MRI से इसका डायग्नोसिस नहीं किया जाता। इसका जो दर्द है वो सिर के एक अथवा दोनों तरफ, आंख के पास टेम्पोरल रीजन में अथवा दांतों के डीप रूट में अथवा सिर के आगे के और इस लैटरल हिस्से में साइड की तरफ उठता है। तो जब ये दर्द यहाँ उठता है तो पेशेंट स्वाभाविक पहले तो डेंटिस्ट के पास जाता है। काफी समय तक तो डेंटल उपचार चलते हैं। जब डॉक्टर्स एक्सरेज वगैरह निकालते हैं, रूट कैनाल के लिए आवश्यकता है कि नहीं देखते हैं, तो पता चलता है कि इट्स नॉट रिलेटेड विद, इट्स नॉट अ डेंटल केस। फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट अपने तरीके से इनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जब उसमें भी पकड़ में नहीं आता तो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है स्टेप बाय स्टेप, और जब उस मेडिसिन का प्रभाव देखा जाता है तो धीरे धीरे डॉक्टर ये निश्चित करते हैं कि इन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो ये इसका एक तरीका है डायग्नोसिस का। बापूजी के जो जोधपुर में इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें केवल एक MRI की जांच करवाई गई और ये कहा गया कि बापू को इस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ पिछले 13-14 वर्षों से ये पीड़ा है और इसके कई प्रमाण मेरे पास है। आपके पास क्या ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो आप कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हाँ बापू बीमार है और लंबे समय से बीमार हैं और ट्रीटमेंट में? हाँ, एक तो मेरे पास मुख्य प्रमाण पत्र है अहमदाबाद के राज्य वैद्य धनशंकर गौरी शंकर जी का। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो दिल्ली के डॉक्टर बैनर्जी है, बहुत ही विख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक है। इन्होंने 2 जुलाई 2013 मतलब जस्ट 2 महीने पहले ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है और इनकी चिकित्सा पिछले 6 से 7 वर्षों से स्वामी जी लेते हैं। बापूजी ने कहा था कि मुझे त्रिनाली शूल एक बीमारी है वो है। इस पे पुलिस का और अन्य लोगों का ये कहना था कि त्रिनाली शूल नाम की तो कोई बीमारी नहीं है। तो आप इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो, मैंने जैसे पहले ये बात आपको स्पष्ट की थी, फिर से कहती हूँ कि ये 5th क्रैनियल नर्व जो है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है, इसकी 3 शाखाएं हैं, ऑसिपिटल, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो इन 3 शाखाओं के कारण इसे त्रिनाड़ी कहा जाता है और ये दर्द उस नाड़ी से संबंधित होने के कारण इसे त्रिनाड़ी शूल कहा गया। और उन्हें जो पीड़ा है वो उन्होंने व्यक्त करने के लिए एक शब्द का आधार लिया है। वो शब्द एक पुराना बोली भाषा का शब्द है, प्रचलित शब्द है। अब वो शब्द अगर मीडिया वाले नहीं जानते, जोधपुर के पुलिस नहीं जानते, न्यायालय नहीं जानती, राजस्थान की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नहीं जानती, जो बोर्ड में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आए थे वे नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गुरुदेव को भी बीमारी ही नहीं है। आप उसे जानने का प्रयास करो और अगर आप में थोड़ी भी मानवता होती, अगर 75 वर्ष के संत को, जिसने पूरा जीवन समाज की सेवा में
मानव के कल्याण में, प्राणी मात्र के कल्याण में लगाया है, इस आयु में उन्हें इतनी तीव्र पीड़ा है और आपके समझ में नहीं आती, नहीं आ रही है, इन्वेस्टिगेशन से आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, तो एक बार जो उनकी चिकित्सा पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं डॉक्टर दलाल, डॉक्टर बैनर्जी, वैद्यराज राज्य वैद्य पंडित धनशंकर जी, अथवा जिनकी सेवा में मैं हूँ, मुझसे एक बार पूछने का प्रयास करते, हम आपको पूरा विवरण दे सकते, सारे रिपोर्ट दिखा सकते। अच्छा, इस जो ये त्रिनाली शूल नाम की बीमारी है, इसमें कोई खास पीड़ा होती है क्या? मरीज अपने आप को किस तरह से मतलब महसूस करता है? क्या इसके लक्षण है? इसकी पीड़ा इतनी भयंकर है कि प्रसूति की पीड़ा भी इसके सामने कुछ नहीं। ये पीड़ा जब अति तीव्र रूप ले लेती है, जैसे कि शूटिंग पेन है, बोरिंग सेंसेशन है, जैसे किसी ड्रिलिंग मशीन से हम बोर करें तो जैसी होती है एक संवेदना, तो पेशेंट अपनी पीड़ा का वर्णन इस प्रकार से करता है। अमृत प्रजापति, उन्होंने कहा है कि बापूजी तो अफीम लेते थे और जेल में उन्हें वो अफीम नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से वो परेशान है और वो बार बार पंचेड़ बूटी की मांग कर रहे हैं। और पंचेड़ बूटी जो है बेसिकली जो मध्य प्रदेश में इनका एक आश्रम है पंचेड़ में, तो वहाँ पे अफीम उगाई जाती है, उस अफीम को वो पंचेड़ बूटी कहते हैं और उस अफीम के लेने से वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो पंचेड़ बूटी मांग रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पंचेड़ बूटी की जानकारी मुझे मीडिया से ही प्राप्त हुई जी। इस नाम की कोई औषधि आज तक हमारे आश्रम में बनी नहीं है, ना हमने कभी बनाई है, ना बापूजी ने कभी खाई है। और जो बात उन्होंने कही कि पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती होती है, तो मैंने मध्य प्रदेश सरकार को ये बात कही कि वो अभी इस समय जाकर पंचेड़ आश्रम से इस प्रकार की खेती का नहीं, एक पौधा भी अफीम का मिले तो हमें सूचित करे। आबकारी खाते में 2 घंटे तक पंचेड़ आश्रम की छानबीन की और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि हमें इस प्रकार की कोई भी पंचेड़ बूटी रतलाम के पास पंचेड़ के बापूजी के आश्रम में प्राप्त नहीं हुई। बापू अफीम खाए, वर्षों तक उनका कहना है कि बापू अफीम खाते आ रहे हैं और अफीम अब जेल में न मिलने के कारण बापू का शरीर टूटने लगा है और इसलिए बापूजी चाहते कि नीता वैद्य वो अफीम लेकर मेरे पास पहुंचे। आप एक कॉमन सेंस की बात है, साधारण सी एक सामान्य व्यक्ति भी, इसके लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े बड़े डॉक्टरों के पैनल की आवश्यकता नहीं है, एक साधारण सी बात है। अगर 75 वर्ष की आयु तक पिछले समझो 15-20 साल से भी, चलो 10 साल से भी कोई अफीम खाता होता तो क्या वो लाखों लाखों लोगों के सामने ब्रह्मज्ञान का सत्संग कर पाता? क्या वो दिन रात मानव के कल्याण के लिए रत रह पाता? क्या उसका शरीर इस बात के लिए सक्षम रहता? क्या वो घंटों तक अपने वाणी से सत्संग कर पाते? असंभव है, असंभव है। प्रबुद्ध समाज और लोग इसकी ओर अपने बुद्धि से विचार करके देखे कि ये क्या हो रहा है। वो स्वयं विचार करे कि क्या ये संभव है। कोई भी उठकर आरोप करे कि भाई अफीम खाया, किसी ने ये आरोप लगाया, किसी ने ये आरोप लगाया। अफीम खाने वाला व्यक्ति, आज आप ही कहते हो कि जो राजस्थान न्यायालय ने, जोधपुर न्यायालय ने जो एक पैनल बनाया जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, उनके कई प्रकार के डॉक्टर जो भी उन्होंने रखे होंगे, और आपने ये कहा कि बापू की एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल है, बापू के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, तो क्या अफीम खाने वाले व्यक्ति के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बहुत मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद एक वैद्य हूँ और मैं आधुनिक शास्त्र में वैद्यकीय शास्त्र की भी जानकारी रखती हूँ। आज एमआरआई रिपोर्ट में 75 वर्ष की आयु में बापू की एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अफीम खाने वाले व्यक्ति की एमआरआई की रिपोर्ट में इस उम्र में एट्रोफिक चेंजेस आने चाहिए, सेरेब्रल एट्रोफी आनी चाहिए। अफीम न खाने वाले व्यक्ति के भी एमआरआई में 70-72 साल की आयु के बाद स्वाभाविक ही प्राकृतिक रूप से सेरेब्रल एट्रोफी आती है। देख के कहीं ना कहीं लगता है जो आपके पूर्व वैद्य रहे हैं अमृत प्रजापति, वो इतनी खिलाफत में जो उतरे हैं, क्या इसके पीछे कोई खास कारण है कि जो पहले खुद बापूजी की सेवा में पूरी तरह समर्थन में थे, बापूजी की सेवा में थे, आज वो बिल्कुल अलग स्वर में बात कर रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, जब वो हमारे आश्रम में सेवारत थे तो सेवा के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली जी, लोग जानने लगे, उनका एक नाम समाज में, और हमारे साधक
लोगों में अच्छा खासा नाम हुआ। धीरे धीरे उन्होंने इस प्रसिद्धि का दुरुपयोग करना चालू कर दिया, जैसे कि लोगों से अपना नाम अपनी जो भी उनके हाथ में पावर थी, जो भी लोग उनके पास उपचार के लिए आते थे, भाई बहनें जो भी, तो उनके द्वारा धन लूटना। जैसे कि मुझे यहाँ पहुंचना है, आप मेरे लिए फ्लाइट की टिकट कराओ, अथवा आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ पंचकर्म के लिए, वहाँ हजारों का बिल बनाना, किसी का 25,000 का, किसी का 50,000 का, 10-15, और लोग विश्वास करते थे कि भाई ये बापूजी के आश्रम में रहकर सेवा कर रहे। इस प्रकार की कोई उटपटांग दवाइयां बनाना, जो भी, जब उनके महिलाओं के साथ शोषण करना, जैसे कि उनके साथ छेड़खानी करना, जब इस प्रकार की कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास आई, तब हमने इसके ऊपर इन गंभीर आरोपों के ऊपर ध्यान देते हुए उन्हें आश्रम से निष्कासित किया। और निष्कासित होने के बाद जो उनके पास इतना बड़ा प्रचार प्रसार का माध्यम था, एक प्रसिद्धि का माध्यम था, वो तो उनका चला गया। अब वो चला गया तो उन्होंने अवैध मार्ग अपनाया है प्रसिद्धि का। वो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाते जा चुके हैं, और इनमें से एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। जैसे अभी अभी का जो 3 दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया कि पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती है, और आबकारी खाते में क्लीन चिट थी 2 घंटे की तलाश करने के बाद। ना ऐसी अफीम की खेती उन्हें मिली, ना ऐसी कोई पंचेड़ बूटी उन्हें मिली। संत आशाराम जी बापू के केस के विषय में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील श्री राम जेठमलानी का क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। Is that the case is false. Nothing happened to the girl as claimed by the girl for more than 1 hour, hour and a half, at the dead of night, when 3 servants were sitting outside the door and the mother was sitting also at the same time, and the mother had come there to accompany her own daughter and see what is happening. She heard nothing. Let us assume that she heard nothing. When the girl came out, after the alleged whatever she said was happening in the room, the mother met her, the mother and daughter went together, they met their father, they met their host, with whom they had dinner. They stayed there for the whole night. In the morning they had breakfast with them. Then the host provided a car, and nothing was complained to anybody. Now, on these facts, prima facie, the Swamiji is right, that the story is unbelievable. I am trying to persuade the court to grant him bail so that he should collect further evidence as to why this false case has been instituted. We have been able to get some evidence, but some more evidence is still required, because our reliable information, the Swami's reliable information is, when I talk of the Swami, I also talk of the Swami's followers. Their information is that before the first information report was filed, she, the girl and her parents met some politicians who are hostile to the Swami. So all that I can tell you is that the defense of the accused is credible. It is by no means an open and shut case, and we should, Swamiji's followers must pray to God that he will make the prosecutor see the folly of this prosecutor. संत आशाराम जी बापू के इस केस में उनको ही नहीं, उनके पूरे परिवार को घसीटा गया। उसके अंतर्गत उनकी पुत्री और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी जी पर भी काफ़ी आरोप लगे। उनकी पुत्री भारती देवी और मैया लक्ष्मी देवी का इस बारे में क्या कहना है? ये और मेरी मैया जी को खामखा इन्वॉल्व किया गया है इस केस में।
कोई भी एक साधारण इंसान सोच के देखे कि ऐसा क्या कभी कोई पत्नी और बेटी कर सकती है अपने पिता के लिए या अपने पति के लिए? कभी भी कोई नहीं कर सकता। किसी का भी जमीर अगर अपने अंतरात्मा से पूछेंगे, किसी का भी जमीर हाँ नहीं कहेगा इस बात के लिए। फिर भी हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो भी न्याय आएगा सच्चाई के पक्ष में आएगा। संत आसाराम बापू के ऊपर एक के बाद एक जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं आरोपों का आज जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संत आसाराम बापू जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, पूज्य बापू जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? स्वामी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। शादी के 7 साल के बाद मेरे कोई छोड़ के गए तो दूसरों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सानिध्य में लाखों करोड़ का जीवन उन्नत हो रहा है और हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, पूज्य बापू जी को किस रूप में आप मानती हैं? पहले पति रूप में मानती थी, अब उनको गुरु रूप में मानती हूँ। आरोप किया गया है कि बापू जी की धर्मपत्नी और बेटी लड़कियों को भेजने का काम करती थीं। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप सबको मानने में आएगा कि ये काम पत्नी और बेटी कर सकती है। आपकी बेटी भारती श्री पर जो आरोप लगे हैं, क्या वे सत्य हैं? वो सब झूठे ही आरोप हैं। उसके मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे, संयमी है, उसके संग से बहुत ही लड़कियां संयमी हो जाती है और मेरे को पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से आज कहानियां बना बनाकर आसाराम जी बापू के लिए चलाई जा रही हैं, नई नई स्टोरी बनाकर और लोगों को भड़काने का और बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार झूठ को दिखाकर झूठ को सच बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविक तथ्य इससे हमेशा पृथक ही होते हैं। इन बातों से तो यही लगता है कि संत आसाराम जी बापू को नए नए तरीकों से फंसाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि बात करें आसाराम जी बापू के केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं किसी को फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं, किसी को धमकियां आने लगती हैं। दूसरी ओर बार बार महिला वैद को लेकर ये नए नए अनर्गल बातें उठाई जाती हैं, नए नए अनर्गल कुप्रचार किए जाते हैं। किस प्रकार से आसाराम जी बापू की 75 वर्ष की उम्र में एक देश के महान संत को कैसे आज प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे उनको सताया जा रहा है, उस विषय में आज जनता को विचार करने का, जानने की ज़रूरत है कि सच्चाई हमेशा इससे पृथक रहती है। उस सच्चाई के विषय में जनता को जानने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से एक 75 वर्षीय संत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कितने ही संतों को ऐसे केसों में फंसाकर जेल में रखा गया और बाद में वो एकदम निर्दोष पाए गए। तो क्या उनके जो 7 साल, 8 साल, 10 साल जो जेल में रहे, वो दिन और वो समय जो उनका कटा, क्या वो कानून व्यवस्था या फिर ऐसे मीडिया कर्मी या फिर वो लोग जिन्होंने उनके ऊपर आक्षेप लगाए, वो वापस लौटा सकते हैं? आज ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है कि ऐसे संतों को क्यों बदनाम किया जाता है और क्यों सताया जाता है। हम आपको नई नई सच्चाई और नई नई खबरों से फिर अवगत कराते रहेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके मन में मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बीज बोने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस विषय में आपको भी कभी ना कभी विचार करना ही चाहिए और एक बार सच को जानने का प्रयास अवश्य करें। जनता से हमारा ये अनुरोध है और बार बार यही अनुरोध है कि आप एक बार सच को जानने का प्रयास जरूर करें। सत्य से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं। सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहें हमारे इस कार्यक्रम के साथ, संस्था समाचार में। नमस्कार।